नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे थे। हमने जो पिछले महीना में आरटीआई लगाया था सीआरसीएस पोर्टल पे, उसका रिप्लाई 9 तारीख को आ गया, मतलब कल आ गया। उसमें बहुत बड़ा एक चीज़ चेंजेज हुआ है, उसी को सुधारने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि जो आरटीआई हमने जनवरी महीना में लगाया था, उसमें एक चीज़ का खुलासा हुआ था जो कि काफ़ी वायरल हुआ कि पोर्टल पे टोटल एक्सपेंसेस हो गया है 245 करोड़, जबकि टोटल डिसबर्समेंट 229 करोड़। चूंकि हमने आरटीआई लगाया था, पूछा था कितना एक्सपेंस हुआ, तो आरटीआई में वही जवाब आया, हमने भी वही बताया आप लोगों को। इसमें कहीं दो राय नहीं। हम अपना रीचेक किए कि कहीं हमसे तो गलती नहीं हो गया बोलने में। तो हमने सवाल भी पिछले आरटीआई में भी सही पूछा था कि पोर्टल को मेंटेनेंस में कितना खर्चा है, टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है। उसका जवाब में दिया था सीआरसीएस ने कि 245 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था और 229 करोड़ रुपया भुगतान हुआ था जनवरी तक। लेकिन हमको कुछ कंफ्यूजन था, तो हमने फिर से एक बार रिमाइंड किया और थोड़ा डिटेल लेने की कोशिश की थी पिछले आरटीआई में कि क्या है मैटर एक्चुअली। इस बार करेक्टेड डाटा दिया गया है सीआरसीएस को, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। 245 करोड़ नहीं खर्च हुआ है पोर्टल मेंटेनेंस में। पिछले बार जो जवाब दिया गया था वो टोटल इंक्लूडिंग रीपेमेंट था। हमने देखा कि आखिर गलती सीआरसीएस की तरफ से हुआ कैसे। उनको लिखना चाहिए था कि 245 करोड़ जो दिया जा रहा है इंक्लूडिंग 229 करोड़। वहां पे बाइफरकेट करके नहीं बताया गया। और इस बार वाला जो आरटीआई है उसमें पहला चीज यही बताने वाला है कि पोर्टल पे मात्र 38 करोड़ रुपया ही खर्चा हुआ है। 37 करोड़ 97 लाख रुपया पोर्टल मेंटेनेंस में और जज साहब के सैलरी में सब मिला के, जिसमें नाम भी दिया गया है कि जो जज साहब हैं उनका सैलरी और प्लस जो ओएसडी स्पेशल ऑफिसर जो चारों सोसाइटियों के हैं, मात्र उन लोगों का ही सैलरी इसमें दिया जा रहा है। ये एक बड़ा अपडेट है। टोटल 6 क्वेश्चन थे मेरे, जो कि जनरल आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सीआरसीएस से पूछे, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। हमने उसको जानने की कोशिश की, बहुत सारा जवाब दिया गया है, बहुत सारा नहीं दिया गया है। इस वीडियो में उसका हम बात करेंगे। 6 क्वेश्चन को हम आप लोग को दिखाएंगे भी और क्या जवाब आया है वो हम आप लोग को बताएंगे। और एक दो अपडेट है कि क्यूसब का आज ही डेट है। एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में क्यूसब का हमने आप लोग को बताया था कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का जो चल रहा था, जिसपे स्टे दिया हुआ था, उसका आज हियरिंग है एनसीएलटी में और केस लिस्ट भी हो गया है। और हियरिंग में क्या आता है हम आप लोग को अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। अभी आप लोग क्यूसब से रिलेटेड कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। पिछले 1.5 महीना 2 महीना के बाद ये डेट पड़ रहा है। इसके पहले भी सहारा ने टाइम मांग लिया था। तो अब ईडी के छापा पड़ने के बाद पहली बार किसी केस की सुनवाई हो रही है सहारा इंडिया से रिलेटेड, वो भी आज। अब देखने वाली बात है कि आपदा को अवसर में कैसे बदलती है सहारा। क्योंकि एक सेबी से केस हुआ तो उसके चलते आज 12-14 साल से खींच रही है। वो आपदा था सहारा के लिए कि सेबी ने इस पे शिकंजा कसा, लेकिन इसको अवसर बना के ये और 1 लाख करोड़ रुपया उठा ली मार्केट से, उसी के बहाने कि जब सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा तो हम भुगतान सही तरीके से करते रहेंगे, तब तक आप लोग काम चलाइए और मार्केट से पैसा उठा के रोटेशन करिए। तो अब इस बार ईडी का छापा पड़ा, तो इस आपदा को अवसर के रूप में बहुत सारा अवसर है इसके पास, लीगल कंसल्टेंट भी है इसके पास। बोल देगी कि सारा डाटा ले गया ईडी वाला, ना मेरे पास हार्ड डिस्क है ना कुछ है, हम कहां से दें। तो ये अवसर हो गया इसके लिए। तो देखना है कि इस बार भी डेट ही आज लेती है या कि कुछ इसमें आगे फर्दर प्रोसेस होता है। वैसे ही पोर्टल का हाल है, पोर्टल फेल है, लेकिन डाटा मैच नहीं कर रहा है। उसमें भी हो सकता है कि जब 1.5 साल में नहीं कुछ डाटा प्रोवाइड हुआ सही तरीके से, मैचिंग का सिस्टम जो है वो सही नहीं हुआ, तो अब तो ईडी का छापा ही पड़ गया, जिसमें मीडिया रिपोर्ट आ रहा है कि लमसम 3 करोड़ रुपया कैश मिला, 700 कंपनियों का दस्तावेज मिला जो संदिग्ध है, और 12 पेन ड्राइव में डाटा लेके गई है ईडी, और टोटल 20 कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल के लेके चली गई है। ये मीडिया रिपोर्ट है और ये सही होगा, क्योंकि एक मीडिया का नहीं है, 3-4-5 मीडिया जो भी आना चाहिए था वो आ गया। हाँ, सहारा मीडिया ने नहीं छापा होगा कहीं, सहारा क्यों छापेगी। लेकिन बहुत महानुभाव इसमें भी दिमाग लगा रहे हैं कि ईडी क्यों नहीं प्रेस रिलीज कर रही है, कुछ नहीं है, हो सकता है किसी और कंपनी का जांच हो। तो इस भ्रम में आप लोग नहीं रहें,
सही जगह पे सही ठिकाने पे ईडी ने छापा मारा है और सही दस्तावेज भी उसको मिला होगा। रहा बात प्रेस रिलीज की, तो प्रेस रिलीज आने में दो कारण से लेट हो सकता है। पहला, या तो कुछ नहीं मिला होगा तो नहीं आया, बड़ा मैटर नहीं है। दूसरा कि बहुत सारा चीज ऐसा मिल गया जिसको कंपाइल करने में समय लग रहा है। अभी 700 कंपनियों का जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ईडी बयान दी होगी, मीडिया वाले लोग उनसे पूछे होंगे, या इंटरनल ही सूत्रों के हवाले से ही मीडिया संपर्क में रहती है हर एक डिपार्टमेंट के, और बताना भी है उन लोगों को, मीडिया को, क्योंकि मीडिया के माध्यम से इन लोगों तक खबर पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं है कि छापा नहीं पड़ा था, छापा पड़ा है, सब कुछ सही तरीके से। हाँ, देरी हो रहा है तो देरी हो सकता है कि बहुत बड़ा मामला हो, और इतना डाटा को कंपाइल करने में एसएफआईओ 3 साल से जांच कर रही है, तो ईडी भी प्रेस रिलीज करने के पहले अगर समय ले रही है तो मामला गंभीर है। और 6 ठिकानों का जिक्र है, और केवल एक जगह का बयान मीडिया में आया है कि लखनऊ से इतना प्राप्त हुआ। बाकी जगह को कंपाइल करना और 700 कंपनियों का नाम का एंट्री और जांच करना, 700 कंपनियों में अगर डायरेक्टर सब मिला के एक कंपनी में एक आदमी 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, तो कम से कम 100-200 की संख्या में डायरेक्टरों का नाम आ सकता है, जो कि डायरेक्टर हो, स्टाफ को छोड़ दीजिए। 700 कंपनी चलाने के लिए कम से कम 200 आदमी चाहिए जो कि डायरेक्टर लेवल का हो कंपनी में। तो इन सब का नाम आएगा, या चार्जशीट अगर दाखिल करती है ईडी, तो आगे केस चलेगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा कि इन्होंने फंड डाइवर्ट किया तो कहाँ लेके गए, और भुगतान के लिए क्या ईडी पैसा रिकवरी करा के कराएगी नहीं कराएगी, ये मामला कोर्ट का है। लेकिन शिकंजा इन पे कसना जरूरी था, जिसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे, वो हम लोगों का सफल रहा। वीडियो बनाने का हम लोगों का मकसद यही था, हम बनाए, चाहे बहुत लोग बोलते हैं सहारा के अगेंस्ट में, और सच्चाई बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब ही है जो कि सहारा को रोका है। अगर 2010 में रियल एस्टेट और हाउसिंग के समय यूट्यूब का ये स्कोप रहता तो इतना बड़ा गबन नहीं होता। एक 24,000 करोड़ का मैटर था, 24 से उसका विथ इंटरेस्ट जोड़ा जाता था तो 36,000 करोड़ रुपया होता। लेकिन ये 10 साल में इसको खुला छूट मिलते गया, और मतलब एक आदमी होता है कि एक गलती हुआ तो उसको सुधार का आगे व्यवस्था करेगी, लेकिन सहारा है कि एक अगर छोटा गलती हुआ तो उससे बड़ा गलती का सोचेगी कि अब इससे बड़ा करते हैं कि क्या हो, हमारा तो कुछ होगा नहीं, हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, मेरे पास पैसा है। तो अब ये डूबता हुआ सूरज हो चुका है, उस समय उगता हुआ सूरज था। डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। तो अब इसका देखिएगा कि बुलडोजर चलने का बात आ रहा है सहारा सिटी में, सहारा शहर जो है, तो तरह तरह के लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है और अपना हिसाब किताब देख ले रहा है कि जल्दी इससे निकलो, नहीं तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जबकि उसकी सच्चाई भी हम आप लोग को बता देते हैं। टोटल सहारा शहर 270 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 170 एकड़ जमीन जो है वो लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लीज किया था 1994 में, और जो 100 एकड़ किया है वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए ने किया है। तो जो रिन्यूअल जिसका ड्यू था जो 95 में जो हुआ उसका है, तो वो बोली है कि रिन्यूअल हम नहीं करेंगे, कि जो टर्म एंड कंडीशन था उसको आपने नहीं माना। सीधा बात है कि डूबता हुआ सूरज है, कहीं कोई इसके पास माल पानी है नहीं, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, सीधा अपना संपत्ति ले रही है, और सब डिपार्टमेंट वाले भी घबराए हुए हैं कि ईडी लगी हुई तो कहीं ना कहीं अगर बीच में कुछ ले दे के अगर हम लोग सेटल करते हैं तो हम लोग भी नप जाएंगे। तो कोई इसके साथ अब खड़ा नहीं होना चाह रहा है, कुछ मूर्खदानियों को छोड़ के। लेकिन उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समझाना था समझा दिए। अभी भी वो नहीं समझ रहे हैं कि हाँ सहारा ने घोटाला किया, जिसके पीछे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लगा हो, ईडी का छापा पड़ रहा हो, डायरेक्टर सब जेल में, एक तो मेन चेयरमैन जेल से आया 2 साल के बाद, अभी एक जेल में है, और बहुत फ्रेंचाइजी मैनेजर और इस सब पे भी केस हो रहा है, लेकिन कोई इसके पीछे नहीं खड़ा हो रहा है सहारा के तरफ से। उसके बावजूद भी इन लोगों के आंख से पट्टी नहीं हट रहा है। तो उन लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाए। हम लोगों का काम है कि एंटीवायरस की तरह यूट्यूब को काम कराना। एक आदमी आते हैं जो ज्ञानदान पे वो बोलते हैं कि एंटी वेनम देंगे, तो हम लोग एंटीवायरस की तरह काम करते हैं। सहारा रूपी वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस आप लोग डाल के रखिए, और एंटीवायरस यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो लोग भी सहारा के बारे में बता रहे हैं वही बचाएगा इससे।
बचाव ही उपचार है सहारा से, तो इससे दूर रहने की जरूरत है। हम लोग का टारगेट यही है, चाहे हम आप लोग को आज क्लियर कर दें कि इसका आगे फ्रॉड नहीं हो इस तरह से। अगर कुछ ही तेरी दुनिया मेरी दुनिया कुछ लाए तो उसको नहीं चलने देना है, क्योंकि पहले जब तक भुगतान नहीं हो जाता है ब्याज समेत सारे लोगों का, तब तक नया बिजनेस क्या। तो लेकिन रोकना है, लेकिन हम लोग की बावजूद, बहुत रोकने के बावजूद भी लोग ई स्कूट में पैसा जमा कर दिए। तो जिनको डूबना है उनको, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग समझा सकते हैं कि भाई इससे दूर रखिए। 11,000 वोल्टेज है, सटिएगा तो चले जाइएगा, लटकला तो गैला बेटा। जब ये टीडीएस से लेकर कमीशन, आपका एफडी का मैच्योरिटी, मतलब किसी का कुछ क्लियर आज तक नहीं की, लेके बैठी हुई एक बयान तक नहीं आ रहा है सहारा का ऑफिशियल, ईडी का छापा पड़े चाहे कुछ भी हो। उसके बावजूद भी अगर इसके लिए कोई बात करता है तो गुस्सा आता है। लेकिन अब इसके पीछे हम लोग भी ज़्यादा दिन अब नहीं रहेंगे, अपडेट आते रहेगा। लेकिन हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो इस डेड कंपनी का पीछा छोड़ना होगा, नहीं तो हम लोग भी डेड हो जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए कुछ रोजगार संबंधी हम बात करेंगे। एक चैनल मेरा और भी हम इसके साथ में सपोर्ट के लिए शुभम नाम से बनाए हैं, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड, जीएसटी, इनकम टैक्स जो हमको जानकारी है, हम चाह रहे हैं कि इससे अलग भी कुछ कुछ दे। और इस चैनल पे लोग, मैक्सिमम लोग सहारा न्यूज के लिए सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो नहीं चाहते हैं कि उनको डिस्टर्ब करें। तो हो सकता है कि शुभम वाले चैनल पे हम शेयर मार्केट और इनकम टैक्स, जीएसटी, इस सब के बारे में बताएंगे, और रोजगार कैसे मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सहारा को आप लोग बंद करा दिए, इतना लोगों का रोजी रोटी चल रहा था। सही बात है, लेकिन वो रोजी रोटी तभी तक था जब तक सही तरीके से पैसा जमा हो रहा था, लोगों का भुगतान हो जा रहा था, कि जो जमा किया उसको ब्याज समेत पैसा मिल गया, तब तक वो रोजगार था। जब 100 रुपया में 10 रुपया आपको दिया, 90 रुपया लूट लिया, ये तो ये रोजगार नहीं है, ये लूट है। ये से बहुत सारा स्कीम आ सकता है कि 100 रुपया लाइए, 10 रुपया रख के 90 रुपया हमको दे दीजिए। अब इसका ये फंडा हो गया था 2010 के बाद, जब सहारा से भी विवाद में जब से कंपनी फंसा। लेकिन हम उस टाइम का भी हम तो अभी इस पर रिसर्च जो किए हैं, इसका 100-200 कंपनी एक डेट में, एक मंथ में, एक रजिस्टर्ड ऑफिस से बना हुआ है, वो भी 1997 में। तो 97 में कौन सा जांच था कि आप इतना कंपनी बनाए? 2004 में बहुत सारी कंपनियां बनी हुई है, जिसमें सहारा का नाम कहीं नहीं है, लेकिन है इसी की, उस पर जांच चल रही है। और जो 700 कंपनियों का दस्तावेज मिलेगा, बस उतने का जांच का जरूरत है कि इस सब कंपनियों में पैसा कहां से आया, इसकी संपत्ति अगर बिकी तो पैसा कहां गया। ईडी को बस इतने से मतलब रहना चाहिए। इस 700 कंपनियों को अगर जड़ से खंगाल देगी, मामला तमाम हो जाएगा। और इस 700 कंपनियों का डिटेल सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए कि जब एम्बार्गो लग गया था 14 में, उसके बाद अगर इस 700 कंपनियों का डाटा अगर मिला है ईडी को, तो ये ग्रुप कंपनियां हुई और इसको फंड डाइवर्ट करने के लिए आए। सीधे लिख रहा है पेपर की फर्जी कंपनी। तो इस कंपनियों का जो पैसा आया गया, उसका हिसाब किताब शुरू से अभी तक मंगा ले, और अगर बिक्री होता है तो उसका भी पैसा मंगा के लोगों का रिफंड कराया जाए। तो वीडियो लंबा अब हो रहा है, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आ जाए अपने मुद्दे पे, कि जो आरटीआई किए थे उसमें 6 क्वेश्चनों का क्या जवाब दिया गया है। बाकी सब तो एंटीवायरस बन के हम लोगों को बचाते ही रहेंगे सहारा रूपी वायरस से। इसके लिए आप लोग जुड़े रहें, आगे नहीं ऐसा हो इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। जब जानकारी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, लोगों का रोजी रोटी चल रहा था, सही से पेमेंट हो रहा था, कोई को हिम्मत नहीं था कि सहारा के खिलाफ कोई बोल दे। एजेंट लोग ही गोली मार देता। अगर 2010 में हम वीडियो बना देते इस तरह से, तो एजेंट लोग चलना मुश्किल कर देता। लेकिन जब इसका पेमेंट हो रहा था तो किसी को किसी से मतलब नहीं है। बहुत सारा केस बहुत कंपनियों पे चलता है, लेकिन बोलने वाला कौन होता है? कोई। जब ये 2020 तक कोई नहीं इसको बोला। हम नीरज जी का वीडियो देखते हैं, हमको लगता है कि 2020 से ही वो शुरू किए वीडियो बनाना। हम तो वीडियो बनाते हैं 2 दिन 3 दिन पर, वो ऐसे इंसान है कि रोज कम से कम 1-2 वीडियो बना के, और इसका कलई, ओरिजिनल में कलई वहीं खोलते हैं। कलई खोलना तो है शुक्ला जी का वर्ड, लेकिन नीरज जी जो कलई खोले हैं इसका, उसका कोई जोर नहीं है। धन्यवाद हम उनको देंगे कि इस तरह से बेबाक होके सहारा के खिलाफ अकेले बोलते रहे हैं, और आज भी बोल रहे हैं, चाहे वो नोटिस करे चाहे कुछ भी करे। हाँ, हमारे चैनल को आज तक कोई नोटिस नहीं आया, कोई स्ट्राइक नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा लीगल का टीम भी मेरे पास है। हम पहले वेरीफाई करा लेते हैं कि क्या चीज़ बोलने वाला है, नहीं बोलने वाला है। जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं आ जाता है, तब तक हम आगे नहीं बात बढ़ाते हैं। तो आरटीआई पे हम बात करेंगे। 6 क्वेश्चन मेरा था जो कि आप लोग जानना चाह रहे हैं, यही चीज़ जानकारी इसमें देंगे। फिर अगला वीडियो में बहुत सारा अपडेट रहेगा।
तो इसमें हमने सबसे पहले पूछा था कि कितना क्लेम आया, और एक फॉर्मेट हमने दिया था कि सहारियन और ये चारों जो सोसाइटी है उसका सोसाइटी वाइज क्लेम नंबर बताइए, कितना क्लेम आया, कितना प्रोसेस किए, कितना का भुगतान हुआ, सोसाइटी वाइज। फॉर्मेट भी आपको हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, लेकिन CRCS बोल दिया कि इस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। हमें कोई बात नहीं, लेकिन मोटा मोटी बता दिया है आज का स्टेटस। मोटा मोटी यही बताया है कि अभी तक जून तक का ये डाटा है, और 3.53 मतलब 3,53,00,000 क्लेम आए हैं। तब बहुत लोग बोलेंगे कि 1,22,23 लाख ही क्लेम हुआ है। तो ये क्लेम्स है, क्लेम्स का मतलब हुआ चारों सोसाइटियों को मिला के। एक सोसाइटी का अगर है 2, 3, 4 ऐसे जोड़ के 3,53,00,000 क्लेम आए हैं। और नंबर ऑफ डिपोजिटर कितने होंगे, वहीं जो पोर्टल पे सीरियल चल रहा है 1,23,00,000। तो ये क्लेम की बात हो रही है यहाँ पे कि 3,53,00,000 क्लेम्स आए हैं, जो कि हमारे हिसाब से चारों सोसाइटियों का अलग अलग जोड़ा जाए तब, क्योंकि अगर एक आदमी का चारों सोसाइटी में है तो डिपोजिटर तो एक हुआ, लेकिन वो चारों सोसाइटियों में क्लेम जाएगा। चारों सोसाइटियों के अलग अलग OSD और सिस्टम बनाया गया है, तो हर एक सोसाइटी का अपना अपना क्लेम हो जाएगा। तो इस चारों जोड़ के हमको लगता है कि ये बताया जा रहा है फिगर। और टोटल 85,806 करोड़ का क्लेम आया है जून तक का, ये बात है 85,806 करोड़, जबकि रिफंड हुआ है 340.46 करोड़, मतलब 340-50-41 करोड़ रुपया रिफंड कर दिया जा चुका है, और 3,91,000 लोगों को ये पैसा दिया गया है। हम अपने यहाँ पे लिखे भी हैं कि 3,40,00,000 रुपया 340 करोड़ रुपया डिसबर्स हुआ है 3,91,000 लोगों को। ये दो डाटा हो गया। तीसरा जो सुधार की जरूरत है, हमने जो बताया था कि 245 करोड़ पोर्टल के एक्सपेंस में चला गया, वहीं RTI चारों तरफ घूम रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन ये डाटा गलत प्रोवाइड किया गया, गलत तरीके से किया गया CRCS के द्वारा। अभी एग्जैक्ट चीज बाइफरकेट करके दिया गया है कि टोटल जो 5,000 करोड़ था, हमने पूछा था कि टोटल कितना बैलेंस है क्लोजिंग बचा हुआ, तो वो नहीं बताया गया है, लेकिन ये बता दिया गया कि टोटल एक्सपेंस आपका 378 करोड़ 43 लाख रुपया अभी तक हो चुका है, जिसमें 240 करोड़ शामिल है रिफंड भी, और पोर्टल मेंटेनेंस में जो है 37 करोड़ 97 लाख रुपया खर्चा है, जो कि बात हो रही थी कि भुगतान से ज्यादा पोर्टल मेंटेनेंस में कैसे जा रहा है। तो क्लियर इस बार कर दिया गया है बाइफरकेटेड कि 37 करोड़ 97 लाख रुपया ही मेंटेनेंस में खर्चा है, और वो भी यहाँ लिखा गया है जस्टिस श्री R सुभाष रेड्डी का सैलरी भी इसमें शामिल है, और जो 4 OSD हैं उनका भी तनख्वाह है। और हम एक चीज पूछे थे कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं सहरसा CRCS रिफंड पोर्टल में, तो ये नहीं बताया गया है, इसमें इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये बोला गया है कि हाँ कोई एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई हायरिंग नहीं हुआ, कोई बहाली नहीं हुआ है सारा CRC रिफंड करने के लिए CRCS के विभाग में। हमने पूछा था कि अगर बहाली हो गया तो अगर 100-200 आदमी वेरीफाई मैनुअली कर रहे हैं कि कंप्यूटर से कर रहे हैं, ये भी पूछा गया है हमारे द्वारा। तो इसमें ये बताया गया है कि मैनुअली कुछ नहीं है, सब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है, और कोई मतलब फिजिकली हम लोग नहीं कर रहे हैं, सब ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन फिर इसमें बात ये उठता है कि ऑनलाइन जब वेरिफिकेशन कंप्यूटर कर रहा है, आदमी नहीं करेगा मैनुअली, तो सिग्नेचर मिसमैच कैसे भेजेगा कि आपका सिग्नेचर नहीं मेल खाता है। इसका मतलब कि सिग्नेचर मिसमैच सहारा की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि CRCS तो बोले कि मैनुअली हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना दिए हैं। और सॉफ्टवेयर हम पूछे थे कि सॉफ्टवेयर किसका है, तो स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, लिखा हुआ है, उसके द्वारा लिया गया है, जो कि CRCS को इस सहारा रिफंड पोर्टल को मेंटेन कर रही है, स्टॉक होल्डिंग। और नो फर्दर स्टाफ हैज बीन हायर्ड एंड फॉर द रिफंड प्रोसेस, मतलब कोई नया बहाली नहीं हुआ। था हम मांगे थे कि एडवर्टीजमेंट निकला कि जान पहचान वाले को रख के और सैलरी दिया जा रहा है, क्योंकि 245 करोड़ जब आया था तो हमको डाउट हो गया कहीं ना कहीं मिसयूज तो पैसा का नहीं हो रहा है। तो हमने पूछ दिया कि बहाली कैसे हुआ, बहाली हुआ तो प्रॉपर विज्ञापन होना चाहिए, विज्ञापन का आप कॉपी दीजिए। लेकिन CRCS ने बोला कि कोई बहाली नहीं हुए थे, OSD बहाल हैं और जज साहब के देख रेख में हो रहा है, और स्टॉक होल्डिंग इसका डाटा मेंटेन कर रही है, और फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। इतना जवाब दे दिया है, तो ये क्लियर करना जरूरी था हमको
कि 245 करोड़ पोर्टल पे खर्चा नहीं हुआ है, मात्र 38 करोड़ रुपया पोर्टल मेंटेनेंस और सैलरी देने में जज साहब का खर्चा। वो केवल एक जज साहब का नाम लिखा है, जो कोर्ट के सलाहकार एक और गौरव अग्रवाल सर जो अपॉइंट हुए हैं, उसका मीडिया में भी आया था कि वो सैलरी लेने से मना कर दिए हैं, तो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि उनका सैलरी, केवल जस्टिस आर सुभाष रेड्डी सर का लिखा हुआ है कि उनको दिया जा रहा है और 4 OSD को इस पैसा में से दिया जा रहा है सैलरी के रूप में। बाकी पोर्टल मेंटेनेंस में खर्चा है, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है। तो ये बात आती है कि जब एक्स्ट्रा नहीं है तो कंप्यूटर बेस्ड मैचिंग और कंप्यूटर का डाटा सहारा ने दे दिया था, तो मैचिंग क्यों नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर से मिलान क्यों नहीं हो रहा है जब सब डाटा सही है। तो ये बहुत सारा चौंकाने वाला चीज है कि तब आखिर होगा कैसे। बहुत लोग बोल रहे थे कि जो वहाँ वेरीफाई कर रहा है उसमें गड़बड़ी है, जिसका मतलब कि सहारा की तरफ से ही डिफिशियंसी भेज दिया जा रहा है कि आपका सिग्नेचर मिसमैच है, डाटा गड़बड़ है, अमाउंट सही नहीं है, पैसा ताकि लोगों का नहीं मिले। खैर, इसका अब तो ईडी पीछे लग गई है। पहले तो सेबी ही काफी थी, अब ईडी का जांच कितना दिन में पूरा होता है और कितना दिन में इसको अपने गिरफ्त में लेती है सरकार, ये देखने वाली बात है। तो यही छोटा छोटा अपडेट था, तो सोचे कि आप लोगों को आप बता दें। अब हमको आदत नहीं है कि हर एक 10 मिनट पर आके आप लोगों को वीडियो बताएं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जानकारी मेरी रहती है कि सारा हम कोशिश करते हैं कि जितना है हम एक बार में ही आप लोगों को बता दें। और 1-2 दिन का टाइम रहता है, आप लोग अभी टाइम नहीं मिले बाद में देखिए, इसीलिए भरपूर समय दिया जाता है कि जितना मेहनत लगता है हमको बनाने में, तो हम ये नहीं कोशिश करते हैं कि अगला वीडियो डाल के हम पिछला वीडियो को अपने, क्योंकि अगर अगला वीडियो आप डाल देते हैं तो पिछला वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है। तो अगर हम उसमें अगर अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सब लोग तक वो पहले वीडियो पहुंच जाए, तब हम दूसरा वीडियो आप लोग तक लेके आए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी रहता है तो कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन बाद ही दिया जाए। खैर, ईडी वाले में अभी प्रेस रिलीज का इंतजार हो रहा है। अभी कितना बड़ा जांच है कि प्रेस रिलीज में 8 दिन लग रहा है, तो हम देखे पिछला वेबसाइट पे कि बहुत सारा प्रेस रिलीज 8 दिन 10 दिन बाद भी आ रहा है ईडी के पोर्टल पे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, छापा पड़ा है, सब कुछ सही है, मीडिया में आया है वो भी सही है, और प्रेस रिलीज भी आएगा तब जाके क्लियर होगा कि कितना का सीजर हुआ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट मिली है और आगे कौन कौन लोग पकड़े जाएंगे, नाम भी जरूर आएगा। उम्मीद करते हैं कि सहारा से आप लोग को बचाने में हमारा सहयोग रहेगा कि आगे आप लोग नहीं ठगाए, और इसके अलावा भी कोशिश करेंगे कि जो जानकारी हम दे सकते हैं आप लोग को फाइनेंशियल टैक्सेशन से रिलेटेड और रोजगार संबंधी भी हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, उस पर कुछ आगे बात बढ़ेगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग फ़ोन नहीं करें, ग्रुप में जुड़ जाएं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप भी है और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। जुड़ के रहिएगा तो जूम मीटिंग करेंगे तो हम लोग आपस में बात भी कर लेंगे कि आगे हम लोग को कैसे काम करना है, ताकि लोगों का रोजी रोजगार जो गया है उसको सही तरीके से, सहारा के तरीके से नहीं, फ्रॉड नहीं करते हुए भी बहुत सारा रोजगार दिया जा सकता है, और सही तरीके से ही थोड़ा फायदा कम कमाते हुए ही बहुत लोगों का रोजी रोटी फिर से चालू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सहारा चली गई तो अंत हो गया रोजगार का। बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी मार्केट में हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहें, केवल सहारा का अपडेट देने के लिए चैनल नहीं है, बहुत सारा चीज इस पे आएगा आगे। अभी ये मैटर हाईलाइटेड था, लोगों को बचाना था, लोगों को समझ में नहीं आया, लोग भ्रमित कर रहे थे इधर उधर के, तो जरूरी था कि एक आध वीडियो सप्ताह में 5 दिन 4 दिन पर दिया जाए, ताकि जो बीच का भ्रम है वो दूर हो जाए। हाँ, एक चीज हम भूल गए थे कि सहारा शहर वाला जो बुलडोजर का बात था, तो एलडीए वाला जो डीड है उसको रिन्यूअल का बात हो रहा है कि वो कैंसिल होगा। वो कैंसिल मतलब रिन्यूअल नहीं होगा तो वापस चला जाएगा। ठीक है, कोर्ट में मामला जाएगा, क्या होगा नहीं। लेकिन 170 करोड़ जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है उसमें सहारा शहर मेन है, और वो उसका है, अभी उसका रिन्यूअल कब है नहीं है अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो जरूर बताएंगे। 270 एकड़ में सहारा शहर फैला हुआ है, जिसका मात्र 100 एकड़ में कुछ जमीन सहारा शहर में टच कर रहा है, ऐसा बोला गया, जिसके बोले हैं कि एलडीए वाले कि हम नापी करके अपना पकड़ लेंगे जितना का है उतना का, जबकि सहारा बोली है कि हमारा डेवलपमेंट में इतना खर्चा हुआ तो वापस करो। अरे भाई, तो रेंट का फ्लैट रहेगा तो उसमें आप इतना खर्चा क्यों करते हैं जब जानते हैं कि 5-10 साल 30 साल पर चला जाएगा। तो रिन्यूअल का गारंटी थोड़ी है कि रिन्यूअल आपका 30 साल के बाद होगा ही।
तो ये सब भरमाने वाला काम इसका शुरू से रहा है, एक बार का नहीं है। तो सहारा शहर पे बुलडोजर नहीं चलने जा रहा है। कुछ जमीन उसका पार्ट अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो चला जाएगा। और जो लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 170 करोड़ है, उसमें घर बनाने का भी परमिशन था, मात्र 40 एकड़ उसमें जमीन देना था उसको ग्रीन बेल्ट के लिए, बाकी पे रेसिडेंशियल बनाने का ऑर्डर था, वो की वैलिड बना हुआ है। तो कैसे ढहेगा? तो जो सही चीज़ है वो बताना है, चाहे वो सहारा के पक्ष में हो, नहीं पक्ष हो, ज्ञानदानी लोग उल्टा समझे उसको, लेकिन फैक्ट जो है वो आप लोगों के बीच रखना है, मेरा यही काम है। कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है, कुछ जमीन अगर जाएगा सहारा शहर में तो वो अपना लेगी एलडीए, तो नापी का चीज़ है। जब मीडिया रिपोर्ट में भी आ रहा है कि नापी होगा तो क्लियर होगा, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि 100 एकड़ में ही है सब खत्म। नहीं, 270 एकड़ में 100 एकड़ का नहीं हुआ, 170 एकड़ उसका है। अब वो भी लीज पर है, ये भी है, तो लीज कितना दिन का है, आगे 30 साल के लिए रहता तो बिल्डिंग तो बनता नहीं। तो इसको अब अंदर खाने से जब तक खबर नहीं मिल जाती है तब तक बताना ठीक नहीं है। जैसा अपडेट रहेगा हम करते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।